नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टेक्निकल एनालिसिस को एक एग्जांपल के साथ समझा था और इस एपिसोड में हम टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और उसकी स्टोरी क्या रही है। 17वीं और 18वीं सदी में ओसाका नाम की सिटी जापान का बिजनेस कैपिटल थी। ओसाका सिटी समंदर के पास थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ओसाका काफी सुटेबल सिटी थी। धीरे धीरे ओसाका में राइस ट्रेडिंग मार्केट डेवलप होने लगा और फिर ओसाका में जापान का पहला राइस एक्सचेंज शुरू हुआ। अब ओसाका जापान का इकलौता राइस एक्सचेंज होने की वजह से फार्मर्स दूर दूर से अपना राइस बेचने के लिए ओसाका आते थे और राइस ट्रेडर्स दूर दूर से ओसाका जाते थे राइस की ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब मुनेहिसा होमा राइस ट्रेडिंग करने के लिए ओसाका जाने लगा तो उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ के जो ट्रेडर्स थे और फार्मर्स थे उन्हें राइस की प्राइस प्रेडिक्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। फार्मर्स और ट्रेडर्स राइस की प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादातर घाटे के सौदे हो रहे हैं। किसी टाइम राइस की प्राइस बहुत ऊपर चली जाती थी तो अचानक से बहुत नीचे चली जाती थी और राइस प्राइस की इस फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रेडर्स और फार्मर्स दोनों भी कंफ्यूज रहते थे और सही डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो होमा ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बारे में सोचा। वैसे अगर होमा के बारे में बताया जाए तो होमा जापान की एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था और अपना फैमिली बिजनेस चला रहा था। इसी बीच होमा ने सोचा कि क्यों ना राइस की ट्रेडिंग की जाए और इसीलिए वो ओसाका चला गया और राइस की ट्रेडिंग करने लगा। तो राइस की प्राइस के फ्लक्चुएशंस को देखकर होमा को पता चला कि प्राइस की फ्लक्चुएशन मेनली ट्रेडर्स और फार्मर्स की इमोशंस की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से होमा को लगा कि पहले तो उसे राइस ट्रेडर्स और फार्मर्स की इमोशंस को समझना होगा, साथ ही उनकी साइकोलॉजी को भी समझना होगा कि वो किस बेसिस पर अपनी बाइंग और सेलिंग डिसीजंस ले रहे हैं। तो ट्रेडर्स और फार्मर्स की इमोशंस और साइकोलॉजी को समझने के लिए होमा ने राइस की प्राइसेस को रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो राइस की प्राइस के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करने लगा। उस पर्टिकुलर दिन उस राइस की प्राइस इतने बजे कितनी थी, क्लोज कितने बजे हुई, ओपन कितने बजे हुई, उस दिन राइस प्राइस का हाई क्या था, लो क्या था, एटसेट्रा। अब दिक्कत ये थी कि होमा सकाता रहता था और राइस मार्केट ओसाका में था। अगर सकाता और ओसाका के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो वो 600 किलोमीटर था, जो कि काफी ज्यादा है। तो अब राइस प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करे तो कैसे? हर टाइम ओसाका में रहना होमा के लिए पॉसिबल नहीं था, तो उसे लगा कि उसे कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना चाहिए जिससे वो राइस प्राइस की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सके। जैसे कि हमें पता है कि होमा एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, तो होमा के पास पैसों की कमी तो कोई थी नहीं, तो इसके लिए उसने मैनुअल सिस्टम रखा। उसने ओसाका और सकाता के बीच हर 6 किलोमीटर की दूरी पर अपना एक आदमी खड़ा किया और उनके हाथ में कुछ झंडे दिए। तो उन झंडों की मदद से वो कुछ सिग्नल्स देते थे और फिर उन सिग्नल्स की मदद से होमा राइस प्राइस की मूवमेंट्स को ट्रैक करता था। अपने सिस्टम की मदद से होमा सकाता में बैठकर राइस प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक कर पाता था। वो पता कर पाता था कि ओसाका में क्या चल रहा है, शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। और कई टाइम तक वो राइस प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करता रहा। तो कुछ टाइम तक राइस प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करने के बाद होमा को पता चला कि राइस प्राइस की मूवमेंट में कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं और वो रेगुलरली रिपीट भी हो रहे हैं। तो होमा ने ऐसे अलग अलग पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू किया कि क्या चीज होने के बाद वो पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। और फिर होमा ने उन पैटर्न्स को अलग अलग नाम देना शुरू किया और उसने उनके चार्ट बनाकर वो बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को समझने लगा। यानी वो राइस ट्रेडर्स और फार्मर्स की साइकोलॉजी को समझने लगा, उनके इमोशंस को समझने लगा और फिर अपनी इस टेक्निक का उपयोग होमा राइस ट्रेडिंग करने के लिए करने लगा। उन चार्ट्स की मदद से और उन पैटर्न्स की मदद से वो अपने बाइंग डिसीजन और सेलिंग डिसीजन लेने लगा और राइस मार्केट में ट्रेड करने लगा। अपने इस टेक्निक का उपयोग करके होमा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना। कहा जाता है कि होमा ने लगातार 100 ट्रेड्स में प्रॉफिट हासिल किया था। होमा के इस सक्सेस को देखकर और इस ट्रेडिंग स्टाइल को देखकर बाकी ट्रेडर्स भी होमा के स्टाइल को फॉलो करने लगे। वो भी होमा की तरह चार्ट्स बनाने लगे और होमा के पैटर्न्स को समझने लगे और इन्हीं पैटर्न्स का उपयोग करके वो भी अपनी बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेकर राइस मार्केट में ट्रेड करने लगे। तो होमा की ये स्ट्रेटेजी और होमा ने डेवलप किए हुए ये पैटर्न्स ही जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का बेस है। बाद में इसी टेक्निक को यानी कैंडलस्टिक टेक्निक को अलग अलग चीजों की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और बाद में ये चीज स्टॉक ट्रेडिंग में भी आ गई। ट्रेडर स्टॉक ट्रेडिंग में शेयर की पिछली प्राइसेस का एनालिसिस करने लगे और उन पैटर्न्स की मदद से वो फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने लगे। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री, जिसमें मुनेहिसा होमा ने जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट की मदद से राइस प्राइस को प्रेडिक्ट करना शुरू किया था और अब यही टेक्निक स्टॉक मार्केट में भी चल रही है। तो जो मेथड होमा ने यूज की वो ये थी कि किसी भी चीज की प्राइस मूवमेंट की हिस्ट्री को आप ट्रैक करिए और उसकी मदद से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कीजिए, जिससे आपको ट्रेडर्स के इमोशंस और साइकोलॉजी को समझने में मदद मिलती है। साथ ही शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस कहाँ जा सकती है इसकी कुछ बेसिक आइडिया मिल सकती है। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री अच्छे से समझ आई होगी। यहाँ से आगे हम जापानीज कैंडल्स के बारे में बात करेंगे कि कैंडल क्या होती है, उनके कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और किस पैटर्न का क्या मीनिंग होता है और वो पैटर्न क्या इंडिकेट करती है।